प्रेस कॉन्फ्रेंस की होस्ट बने हो और मुझे भी मौका मिला है आपका फैसिलिटी में बैठ के यहाँ के मीडिया के साथ इंटरैक्ट करना। ये हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बनाया है कि अफसोस के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ रहा है कि वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से मुतालबा रहा है हमारा एस्टैब्लिशमेंट से 1977 से हमारा जो पीपल्स पार्टी का कंप्लेंट रहा है, पीपल्स पार्टी का डिमांड रहा है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दिया जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और हर इलेक्शन में हमारा ये कंप्लेंट रहा है। हम उम्मीद रख रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो टेस्ट केस हो सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं जहां हम इस चैप्टर, इस पेज जो पाकिस्तान की तारीख में मुसलसल पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, वी कुड ड्रॉ अ लाइन अंडर द सैंड। लेकिन अब मैं अफसोस के साथ और मजबूर होकर आपके सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक बताने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा है। हमने लीगल फोरम्स के दरवाजे खटखटा के अब इसलिए कि हम अदालत को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, आइन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिया। अगर हम रूल ऑफ लॉ का पासदारी नहीं करते हैं, अगर हम अपने अदालत के फैसले को जब हम मानते, जब हम अग्री भी नहीं करते, अगर हम नहीं इनको मानेंगे तो कौन मानेंगे? तो with all due respect, I would just like to put some facts before you. एक तो आपका इलेक्शंस जो चल रहे हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, मेरा कैंपेन में रुकावटें डालना या मुझसे कैंपेन to try and stop my campaigning, unfortunately election commission शुरू दिन से और फिर इसका false dichotomy create कर रहे हैं, false similarities create कर रहे हैं, false parallels create कर रहे हैं between me and members of the government, between me and ministers, between me and the Prime Minister of Pakistan. हमने ये इलेक्शन के कानून बनाए थे, हमारी जदोजहद के नतीजे में हमेशा से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं। हम ये इलेक्शन कानून इसलिए बनाते हैं ताकि हुकूमत या इंटरिम हुकूमत इलेक्शन के दौरान रियासत के वसाइल ना इस्तेमाल कर सके, वो अपना ओहदा का गलत फ़ायदा ना इस्तेमाल कर सके। लेकिन सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी हो, जिनके पास सियासी ओहदा हो, जो पार्टी की क़ियादत हो, ख़ासतौर जब वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखे, उनको कैंपेन करने से नहीं रोका जा सकता, वरना वो हमारा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यहाँ का अदालत एक लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जिससे जहाँ हमें सूबा बदल करने की कोशिश की गई थी, कैंपेन के दौरान हमें कैंपेन करने से रोकने की कोशिश की गई थी, हमने इस फैसले के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट्स में गई है इस उम्मीद के साथ कि इस नाइंसाफ़ी को रोका जाएगा। और जहाँ इस हद तक कोर्ट्स ने फैसला किया कि हम इस सूबा बदल तो नहीं करेंगे, मगर आखिर आज मेरा कैंपेन का आखिरी जलसा था, मेरा कंक्लूडिंग जलसा था, जहाँ मैंने अपना मंशूर और अपना सोच गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने पेश करना था। मेरा ये हक मुझसे छीना गया है। मेरा ये हक कि मैं कैंपेन करूँ और मैं कैनवस करूँ उस आखिरी वक्त तक, जहाँ तक कैंपेनिंग आज तक जारी है, जहाँ मेरे इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त थे। मेरा अब जलसा साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, मगर मैं खुद उस जलसा में इसलिए शरीक नहीं हूँ कि अदालत ने मुझे मना किया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। एक तो हमने अदालत के सामने 2015 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, और उस फैसला ने वो जज लिखा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं,
जहाँ इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करने का तो हदायत है, मगर हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम्स और ख़ास तौर पे उनके जो सियासी ओहदेदार हैं उनके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कोई रुकावट नहीं डाल सकते। ये फैसला हमने जज के सामने डाला और जो कोर्ट है, एक जज ने हमारे हक में रूल किया कि हमारा सियासी आज़ादी है, हमारा हक है कि हम कैंपेन करें और हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। मगर साथ साथ वो दूसरा जज ने फैसला किया कि नहीं, मुझ पे वही पाबंदियां डालेंगे जो हुकूमती वज़ीर पे शुरू दिन पे डालना चाहिए था, मगर आज तक वो अपने रवायत में जारी है, अपना धांधली करने में जारी है। हुकूमती वज़ीर को मुझे समझ के इस मुल्क की वज़ीर आज़म के जो पे पाबंदियाँ जो होने चाहिए अब मुझ पे भी लागू किए गए हैं, और ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। लेकिन साथ साथ जब ये जो स्प्लिट डिसीजन होता है, इस पे आपका कानून के तहत 2009 की जो गवर्नेंस ऑर्डर के तहत एक रेफरी जज को इस फैसला को देना चाहिए था। अफसोस के कोर्ट हैज रूल्ड, द चीफ जस्टिस हैज रूल्ड, इसलिए कि वो सीनियर जज था, तो उसका भले इट्स अ स्प्लिट डिसीजन एंड इट्स one for and one against, मगर इसलिए कि वो चीफ जस्टिस था और सीनियर जज था, उसका फैसला माना जाए और मेरे ऊपर पाबंदी हो। मैं आई डोंट एग्री विद दिस जजमेंट। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, ये पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन बनाने वाले, कानून बनाने वाले, इन्हीं अदालतों को खड़े करने वाले जमात है, और मेरे ऊपर ये फ़र्ज है कि ना पसंद करते हुए भी मैं इनका फैसला को मान रहा हूँ, और इलेक्शन कैंपेनिंग में जलसे की तकरीरों से मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। जहाँ ये सिलसिला है, हमें ना सिर्फ इस तरफ से कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हुकूमत के वज़ीर कैंपेन कर रहे हैं, कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुले आम जलसे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतने अरबों का रुपया वो देंगे अगर इनको इतना लीड मिलता है। मैं सबसे पहले उनको गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आर नॉट फॉर सेल। एंड मैं जानता हूँ कि यहाँ के अवाम अपने हकूक़ के बारे में जानते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, और वो इनके चले वो धांधली उन्होंने किया है, इन्होंने ये कानून का खिलाफ वर्जी किया है, मगर इनके यहाँ के अवाम उनके कोशिश को नाकाम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाह रहा हूँ सारे इदारे से कि अब तक जो हुआ है वो सो तो हुआ है, मगर अभी भी टाइम है कि ये एक इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने। अभी भी टाइम है कि सारे इदारे अपने अपने काम करें और सियासतदानों पे छोड़े, सियासत अपने उम्मीदवारों पे छोड़े, सियासी जमातों पे छोड़े। हम इलेक्शंस लड़ेंगे, जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर इस किस्म के हथकंडे डाले जाते हैं, अगर ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे रीजन के लिए, वो भी आपके सामने है। अगर ये पूरी दुनिया इस इलेक्शंस की तरफ देख रही है, इन सिलेक्टेड वज़ीरों और वज़ीर आज़म को समझ में शायद नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया कहेगा कि जो भी नतीजे होगा इस इलेक्शन से, कि इस कैंपेन के दौरान इमरान के वज़ीर फिर रहे थे, पैसे बांट रहे थे। हम नहीं चाहते कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, इसलिए हम जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस देख रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर अब भी होश का नाखुन ना लिया जाए, अब भी दांधली किया जाए, अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा, वो सूरत हाल भी बहुत ही ख़तरनाक है। हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो।
यहाँ कच्चा पुलिस हो या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, इनका कोई काम नहीं है इंटरफियर करना इलेक्शंस में। उनका काम है कि यहाँ अमन हो, और हम भी चाहते हैं यहाँ अमन हो। जिस किस्म का GBLA1 का ये जो सेक्टेरियन बेसिस पे रेफरेंडम्स करवाए जा रहे हैं, मेरा समझ से बाहर है कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ये समझ क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर सियासत की बुनियादों पे नहीं, लेकिन इस किस्म की बुनियादों पे आप हमें बांटने काटने की कोशिश करेंगे, ये इस रीजन की सियासत के लिए और इस मुल्क के लिए की सियासत के लिए एक खतरनाक माहौल पैदा कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन की जमात है, जमहूरियत की जमात है। हम इन सारी साजिशों को नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इन सारी साजिशों को नाकाम करेंगे। हम जानते हैं माजी में भी शहीद बीबी भी वो ऑपोजिशन में थी, मगर ऑपोजिशन में होते हुए ऑपोजिशन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया गया इलेक्शंस में, IGI के इत्तेहाद बनाया गया। यहाँ भी हुकूमत के लिए एक इत्तेहाद जबरदस्ती बनाया गया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक IGI का मुकाबला कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी हो, मैं अपने पार्टी कारकुन्स का मेहनत को नजर आ रहा है, इनका जोश नजर आ रहा है। हम किसी को हमारा वोट चोरी नहीं करने देंगे, और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिला पीपल्स पार्टी को, लेकिन हम फिर भी जीतेंगे, वाज़े अक्सरियत के साथ ये इलेक्शंस जीतेंगे। और मैं ख़ास तौर पे जो यहाँ के मीडिया है, आप मेरे सब साथी जो और आपके कैमरामैन जो इस पूरा इलेक्शन कैंपेन में, यहाँ का सबसे लंबा इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है। हम हर इलाके में किए हैं और आप हमारे साथ जगह जगह थे। जो मुश्किलात का सामना हमने किया वो आपने भी किया, और हम आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और मैं शुरू किया था, मैंने ये जो कैंपेन है कांशी डिस्ट्रिक्ट से खपलू से होते हुए हम स्कर्दू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है उससे वहाँ हमने इवेंट्स किया। शिगर में हमने इवेंट किए, फिर इस तरफ पहुँचते हुए रोंदू में हमारा इवेंट था। उससे पहले हम सब, मैं और मीडिया के जो साथी हैं, हम लैंडस्लाइड में स्टक हुए थे, और हम यहाँ भी पहुँचे। यहाँ हम रिजर्व भी किए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, अस्टोर भी किए हैं, डियामे में भी किए हैं। ये मेरे लिए पहले दफ़ा नहीं था कि मैं इन इलाकों में जा रहा था। ये अगर तीसरा नहीं तो दूसरा दफ़ा था कि मैं इन इलाकों में पहुँच रहा था। और इसलिए मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑन ग्राउंड पोजीशन क्या है, और जगह जगह जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ के अवाम ने जिस जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत हमें दिखाया है, मैं उन पे काउंट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 15 नवंबर को ये सब हमारे साथ देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह ताला एक वाज़े मैंडेट मिलेगी। एंड ये मैंडेट किसी साजिश के तहत नहीं, किसी 2 नंबरी की सियासत के तहत नहीं, किसी धांधली के नतीजे में नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरा मंशूर, वो मंशूर जो मैंने इस ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में लेके गया हूँ, मगर पूरे पाकिस्तान में मैं उस मंशूर को 2018 के इलेक्शंस में लेकर गया था। मगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमारा एक ख़ास पैगाम है, एक ख़ास मंशूर था, एक ख्वाब है यहाँ के अवाम के लिए कि मैं यहाँ के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़-ए-हक़मियत दिलवा दूँ। और इस हक़-ए-हक़मियत दिलवाने का जो बात है वो हमें अचानक कोई ख्याल नहीं आया इस इलेक्शंस में। हमें अचानक इस इलेक्शन से फ़ौरन पहले भी ये ख्याल नहीं आया। ये हमारा तहरीक का एक हिस्सा है कि हम यहाँ के अवाम को उनके आईनी हकूक़ दिलवाना चाहते हैं।
हमारा मंशूर का हिस्सा है कि हम यहाँ के अवाम को नेशनल असम्बली में, सेनेट में बिठाना चाहिए। उनका जो शेयर मिलता है उनको वफाक की तरफ से उसमें इजाफा करना चाहिए। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिलवाया था, और इंशाअल्लाह ताला हम वो जमात है जो यहाँ के अवाम को उनका अपना हकीमियत दिलवाएंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, जगह जगह हमने ये पॉइंट उठाया था कि यहाँ के अवाम तो इतना बहादुर अवाम है, ये लालक जान का सरजमीन है। यहाँ के अवाम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए तो कुर्बानी भी देते हैं, अपनी सरहदों का दफा करते हुए शहादत कबूल कर देते हैं, मगर उनको अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करने का हक नहीं है। उनको खुद वो हक नहीं है कि वो ख्वाब देखे कि वो खुद इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने। वो पाकिस्तान के फैसले नहीं ले सकते, उनके लिए तो पाकिस्तान फैसले लेते हैं, मगर पाकिस्तान के फैसले में वो अपना हिस्सा नहीं डाल सकते हैं। और हम आज से नहीं, हमारा जब भी मैं यहाँ आया हूँ तब से हम ये पैगाम दे रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब तक यहाँ के अवाम का आवाज़ इस्लामाबाद में नहीं सुना जाएगा तब तक यहाँ के अवाम को उनका हक नहीं दिया जाएगा। और हम यहाँ नहीं रुकते हैं। हमारा जो ख्वाब है गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो ना सिर्फ हक हकमियत का है मगर हक मलकियत का है। वो ये है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने सरजमीन के मालिक बने, कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऊपर के जो आपका पहाड़ों के टॉप से लेके नीचे दरियाओं तक वो अपने सरजमीन का मालिक बने। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वाज़ी अक्सरियत दी जाती है तो इंशाअल्लाह ताला हम फौरी तौर पे इस पे कानून साजी करेंगे। इस पे कानून साजी किया जाता है तो यहाँ एक इकोनॉमिक बूम शुरू हो जाएगा, और ना सिर्फ इसके मुआशी फ़ायदे हैं मगर आपका अर्बन प्लानिंग में आपका अपना जो पॉपुलेशन राइज है उसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी पीपल्स पार्टी कह सकती है, वाहिद जमात है जो कह सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर भुट्टो शहीद के दौर में इस मुल्क के गरीब किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया तो इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ही ज़मीन का मालिक बनाएंगे। और जो आखिरी पहलू रहा है हमारा मंशूर का, हमारा वादा का, वो है हक रोज़गार दिलवाने का। और हम ऑब्वियसली अपना माजी पे भी रिलाय करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा तारीख वाज़े है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे इस इलाके के लिए सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया है, सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा किया है। और अब आगे जाके भी हम इसी कमिटमेंट को पे कायम हैं। हम सोचते हैं कि ये वो नाइंसाफ़ी है कि गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, वो जगह है जहाँ सबसे हाईएस्ट लिटरेसी से रेट कहा जाता है कि यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ का आवाम का है। यहाँ का आवाम के पास 2-2 डिग्रीज होते हैं, मास्टर्स भी लेते हैं, PhD भी बन जाते हैं, लेकिन सब के सब बेरोज़गार फिर रहे हैं, 2-2 डिग्री हाथ में लेकर बेरोज़गार फिर रहे हैं। ये इस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी है और इसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली बिलीव करती है कि रियासत इसमें एक रोल प्ले कर सकती है, कि रियासत को जिस तरीके से यहाँ का यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी वो नहीं दी थी। और पीपल्स पार्टी जब आएगी वो मेरिट की बुनियाद पे, और यहाँ के नौजवान में मेरिट है, यहाँ के नौजवान जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ज़रूर यहाँ की हुकूमत की तरफ से जो रोज़गार मिलना चाहिए, मगर वो मौके भी हम पैदा करेंगे जिससे उनको रोज़गार मिल सकते हैं। ये ना सिर्फ हमारा हकमियत की वजह से, मगर हम इंश्योर करेंगे कि जो रियासती मंसूबे हैं सूबाई, वफाकी, बैनुल-अक़वामी, कि वो उनका हक रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कि सबसे पहले तरजीह रोज़गार पे वो मुकामी अवाम को मिले। जब मुकामी अवाम को इन मंसूबों में रोज़गार का सबसे पहले मौका मिलते हैं तो फिर उनका स्टेक होता है इन मंसूबे में। हमने देखा कैसे ट्यामेर में बापटा के ख़िलाफ़ बहुत ही कंप्लेंट्स थे कि वहाँ जो भी ग्रेड 1 से लेके 17 तक के रोज़गार थे
वो मुकामी लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को दिया जा रहा था। तो एक छोटा तरीका है जिससे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। और हम तो वो जमात है जिसने सीपैक की बुनियाद रखी, जो जानती है कि सीपैक का सही फायदा कैसे लिया जाएगा। वो तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक जिनकी वजह से हमें ये सीपैक मिला है, वो गिलगित बल्तिस्तान है और वो बलोचिस्तान है। जब तक गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मुकामी अवाम को उस सीपैक में सबसे पहले रोजगार का हक नहीं मिलेगा, सबसे पहले मंसूबे का हक नहीं मिलेगा, तो फिर उस सीपैक का मंसूबा जैसे कामयाब होना चाहिए था वो नहीं होगा। और मुझे ये भी हम पीपल्स पार्टी का हक में जाती है कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ यहाँ लेकिन हमने चाइना में भी जो हमारा रिलेशनशिप है, जो पीपल्स पार्टी और चीन के दरमियान और पीपल्स पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जैसे मेरे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ 3 नस्लों का रिलेशनशिप है, वो भी 3 नस्लों का रिलेशनशिप है। इस रियासत का जो रिलेशनशिप था वो उसकी बुनियाद भी भुट्टो शहीद ने रखा था। और मैंने सबसे पहले जो सियासी जमात का मुआहिदा हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो मैंने पीपल्स पार्टी का और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का साइन किया था। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान का जो चीन के साथ रिलेशनशिप है उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के अवाम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, और जिस तरीके से हम यहाँ का मादनियात, यहाँ का जो फल है, आपके जो रिसोर्सेज है, वो यहाँ से बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला लेवरेज करके यहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके पहुँचाएंगे। यहाँ का जो पोटेंशियल है, चाहे वो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल हो, उसका अप टू 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने थर का कोयला से बिजली बनाना शुरू कर दिया। तो हम इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान का ये जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, इस पे भी हम जोर देंगे, इससे भी हम उसका पूरा पोटेंशियल उठा के यहाँ की मीशत के लिए और यहाँ के अवाम के लिए वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी का चाहे वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हो, जो हमने सिंध में बहुत फाल किया है, उसके लिए हम यहाँ के बिजनेसेस को, यहाँ का प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं और रियासत के साथ मिल के मनसूबे ले सकते हैं। हमारे पिछले दौर में हमने जैसे फॉरेन फंडिंग के साथ यहाँ के बंजर ज़मीनें को फाल करके मालिक को दिलवाए थे, ताकि इस पे उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो प्लान है यहाँ के अवाम के रोज़गार के लिए और यहाँ की मीशत के लिए, ये 15 नवंबर के बाद हम फ़ौरन इस पे अमल करना शुरू कर देंगे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने हर जगह जाके सिर्फ हमारे मंशूर की बात की, सिर्फ हमारा नज़रिया की बात किया है, सिर्फ हमारे सियासत की बात किया, और मैं पैसे की बुनियाद पे नहीं, लालच की बुनियाद पे नहीं, हुकूमत होने की वजह से नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना प्लान बता के आया हूँ, मेरा नज़रिया बता के आया हूँ, और मैं अपना मंशूर पे वोट लूँगा। मेरा मुखालिफ के साथ पास क्या मंशूर है? उनके 10 वज़ीर कानून का खिलाफ वर्जी करते हुए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मंशूर क्या है? क्या उनका मंशूर गाली देने का मंशूर है? उनका मंशूर यहाँ का सकाफत का, यहाँ के तहजीब का खिलाफ वर्जी करने का मंशूर है? इनके पास एक भी प्रोग्राम नहीं है। इनका अगर ये जालिम हुकूमत है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो उसका मंशूर बन सकता है। अगर उनका मंशूर है तो महंगाई का मंशूर है, गुर्बत का मंशूर है, बेरोजगारी का मंशूर है, और वो धौस और धांधली से इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। धौस और धांधली से समझते हैं कि वो यहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम जानते हैं कि ये वही जमात है जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला, जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से कहा था, साउथ पंजाब के अवाम से कहा था कि हम आपको जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, 100 दिन में सूबा देगा, लेकिन
ان کے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے. یہ وہی جماعت ہے جس نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, مگر اس کا بھی وعدہ خلافی ہوا ہے. یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے. یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے آپ کا چائے کا کپ, آپ کا ناشتہ کا اندھا, آپ کا روٹی مہنگا ہو چکا ہے. اور یہاں کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم جماعت ہے, یہ غریب دشمن جماعت ہے, اور اس لیے یہ واضح اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو تیر کو دلوا رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے, یہ سب کچھ جانتے ہوئے باقی صاحب کوشش کر رہے ہیں, ان کا کوشش جاری ہے کہ وہ ہم سے اپنا جیت چھینے. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہر سیٹ پہ میں اپیل کرتا ہوں گانچے سے کے عوام سے, شگر کے عوام سے, خرمنگ کے عوام سے, کرٹو کے عوام سے, گلگت کے عوام سے, ریزر کے عوام سے, ہنزا سے کے عوام سے, نگر کے عوام سے, استور کے عوام سے, ٹیامر کے عوام سے, کہ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں, میں آپ کا درد گھر تک پہنچا ہوں ووٹ مانگنے کے لیے. اگر آپ 15 نومبر کو ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں, میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. آپ 15 نومبر کو بھاری اکثریت کے ساتھ تیر کو منتخب کروا دے, مجھے واضح اکثریت دلوا دے, تاکہ میں آپ کو آپ کا حقیقت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکتا ہوں. آپ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہو. آپ یہاں کے عوام کو تبدیلی کے تباہی سے بچا سکتے ہو, مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کے سونامی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو. صرف 15 نومبر کو انشور کرے کہ آپ بھاری اکثریت میں سب کے سب نکل کے تیر پہ تھپا لگا کے ان پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں, اور گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چھینیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. I look forward to answering your questions. اچھا بلاول صاحب, پہلا سوال یہ ہے, بلاول صاحب پہلا سوال جی, بلاول صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے, دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں, تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج پر سچ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو, میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پہ. ہم نے شروع دن سے کہا, میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی, کہ گلگت بلتستان کے الیکشن صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا, وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے, متنازع ہونے کا ہے. مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے, اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا. جی سعادت صاحب, یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے, اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا. اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں, تو یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے, جس کا الزام پی ڈی ایم پر لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا. کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں, بالکل یہ خدشات نہیں ہے. خدشات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے, زبردستی جتوایا جائے, تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہے. سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے, جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا, جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا, بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں. دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں, ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے, اور جو منصوبہ بندیاں ہیں, اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے, یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے, کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے.
जिन्होंने सिर्फ इस इशू को उठाया एक सियासी नारा के तौर पे, वो इसको अब एंड पॉइंट तक, कंक्लूजन पॉइंट, कंसेंसस के साथ नहीं ले आ सकते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे पहले 2018 से पहले कहा था कि जनूबी पंजाब बनेगा। तो मैं शक की निगाह से उनको देखता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जिसकी जमात में ये बात है ही नहीं, जिसके मंशूर में ये वादा है ही नहीं, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो पूरी दुनिया पूछेगा कि इनका तो मैंडेट ही नहीं था, इनका तो वादा ही नहीं था, ये इनको डिक्टेशन मिला है, ये किसी के कहने पे किया है। जबकि जब असल सियासी जमातें जीतते हैं, जिनके मंशूर का भी हिस्सा है, जिनको 2020 से नहीं 2018 की मंशूर से और 2015 से सियासी एक्टिविटीज में जो हम शामिल हैं उसमें हैं, तो फिर मानेंगे लोग कि नहीं, ये किसी के डिक्टेशन पे नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खुद गिलगित बल्तिस्तान के फैसले लिए हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के से अवाम से वादा करता हूँ, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हम सब से इन्होंने ये यहाँ आके और इस पे बात किया है, अब हम इनको इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम इससे इनको हटने नहीं देंगे। हम इस जिदोजहद को इलेक्शंस के बाद इसकी तसल्ली देखना चाहते हैं। इलेक्शंस इसकी शुरुआत है, इसका एंड नहीं है। 15 नवंबर हमारा इम्तिहान की दिन है, हक हकमियत के इम्तिहान के दिन है, हक मलकियत के इम्तिहान के दिन है, और हक रोजगार के इम्तिहान के दिन है। और अगर हमें सिर्फ इनमें से एक मिलता है तो तब भी हम कामयाब नहीं हैं। मुझे तो डर है कि इस किस्म के जो पीटीआई की रवायत है, तरीक़ेकार है, वो एक हाथ से लेते तो जरूर लेंगे। अगर वो कहते कि हम सुबह देंगे तो शायद वो सोचेंगे कि जो भुट्टो शहीद का दिया हुआ गंदम का सब्सिडी है, तेल का सब्सिडी है, वो छीना जाए, जो आपका टैक्स का तहफ़्फ़ुज़ है वो छीना जाए, वो भी हम नहीं होने देंगे। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो 70 साल का कॉम्पनसेशन इस सूरत में मिलना चाहिए कि उनका सब्सिडीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको टैक्स स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम समझते हैं कि सिर्फ सूबा से के मिलने से और हक मलकियत, हक रोजगार नहीं मिलने से हमारा कामयाबी नहीं होगा। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर हर तौर पे, हर तरीके से एम्पावर देखना चाहते हैं तो हमें काफ़ी कुछ लेना पड़ेगा। और ये सियासी जदोजहद, आई एम सॉरी, इनके पुतली की बस की बात नहीं है। उनको तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ के अवाम के मुतालबात क्या है। वो समझते हैं कि मैं ये नारा लगाऊं, ये गाली दे दूं, इलेक्शन मेरा होगा। ये कोई इलेक्शन की बात नहीं है, ये सरजमीन का, इस अवाम के किस्मत की बात है। और हम इन खिलाड़ियों को इसकी किस्मत के साथ खेलने नहीं देंगे। अच्छा सर 15 नवंबर को इंतखाबात के बाद क्या गिलगित बल्तिस्तान में अभी एपीडीएम बनने जा रही है, ये बताएं। 15 नवंबर के बाद मैं इनडायरेक्टली तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत बन रही है। जिस तरह इन्होंने ये ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई वज़ीर आज़म की तकरीर के थ्रू, कभी कोई प्लांटेड सर्वे के थ्रू, मगर आप ऑन द ग्राउंड है, मैं ऑन द ग्राउंड है। ज़मीनी हक़ाइक़ भी एक चीज़ होता है, और ये जो अवाम की जज्बा है, अवाम का जो नाराज़गी है वो ज़ालिम वफाक की हुकूमत के खिलाफ, उसको भी संभालना मुश्किल है। ये जितना भी दांगली करे, हमारा मौजूदगी और हमारा कैंपेन में अगर उनका साजिश था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 0 ही सीट्स दिलवा दे, वो साजिश को नाकाम करवाएंगे, हम उनके दांगली को रोक देंगे। सर एक मिनट, ये बताइएगा कि जब आपका इलेक्शन जारी था तो एक तासर ये दिया जा रहा था कि आपको शायद सौदेबाजी के लिए पैगाम आ रहे थे कि पीडीएम छोड़ो और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लो। आई थिंक कि यही जो साजिश है और ये जो बयानिया है, एक तो आपने अगर नुसरत जावेद का इसके कॉलम नहीं पढ़ा, ज़रूर पढ़े, उसने बड़ा अच्छा तरीके से इसको बयान किया है। लेकिन ये जो अगर मुझे कोई फेवरेटिज्म नहीं चाहिए, मैं अपना हक मानता हूँ, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मानता हूँ, अपना आईनी हक का फ़ायदा उठाने हुए, चाहे वो फ्रीडम टू कैंपेन, फ्रीडम टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता हूँ, उस तक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुझे
یہاں تک کہ یہاں کی عدالت نے مجھے صبح بدل کرنے کا ہدایت دے دیا تھا. تو اگر یہ ہمیں سort of فیور کرنے کی بات ہے, یہ ایسے تو نہیں لگتا ہے کہ زمینی حقائق کی بات ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا, جبکہ دوسری جماعتوں کے ماضی کچھ اور چیز دکھاتے ہیں. انہوں نے شاید اس قسم کی بارگننگ کی ہوگی, ہم نے یہ کبھی نہیں کی. ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. اور آج بھی میرا آپ کے سامنے اعتراض یہ ہے, شکوہ یہ ہے, کمپلینٹ یہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جائے. آپ جو بات کر رہے ہیں, مریم نواز بھی یہی بات کر رہی ہیں. انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. کچھ انہوں نے شرائط کی کہ چھپ چھپا کے نہیں عوام کے سامنے ہوں. آپ بھی اگر اس پہ راضی ہو جائیں تو وے فارورڈ کو کوئی ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ حق حکمیت, حق ملکیت, حق روزگار جمہوری طریقے سے لیے جاتے ہیں, الیکشن سے لیے جائیں گے. ہم کسی سے سفارش پہ نہیں لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دیا جائے گا, وہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس پہ امپلیمنٹ کرے. جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے. الیکشن ڈے کے اوپر آپ کو کیا ریزرویشنز ہیں, کیا ہو سکتا ہے الیکشن ڈے کے اوپر, جس طریقے انوالومنٹ کر سکتا ہے؟ میں نے کیونکہ آپ الیکشن کے حوالے سے کافی, میں نے اپیل بھی کیا اور میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پولیس ہو یا ہمارا سول ملٹری بیوروکریسی ہو, ان کو جمہوری پروسیس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے یہاں کے حکومتی وزیر پھر رہے ہیں الیکشن کے دوران, اگر الیکشن ڈے پہ جس طریقے سے کے پی کے لوکل باڈی الیکشنز میں ان کے وزیر جا کے پولنگ باکسز کو اٹھاتے ہیں, تو اوبیسلی ہمارا جو جمہوری طریقہ کار ہے وہ متنازع ہوگا. انہوں نے جتنا متنازع ویسے ابھی تک بنایا ہے, ابھی تک ٹائم ہے, ابھی تک اسپیس ہے. اگر یہ جو پروسیس ہے جو رہتے ہیں اس میں یہ سارے قوتیں اپنے اپنے جگہ کام کرے اور سیاستدانوں کو چھوڑے, جمہوری پروسیس کو چھوڑے, تو ہم گلگت بلتستان کے الیکشنز کو متنازع بننے سے بچا سکتے ہیں. پچھلے دورے پہ جب آپ آئے تھے تو کسی بھی جلسے میں آپ نے آئینی حقوق دینے کی بات نہیں کی, پریس کانفرنس میں بھی آپ نے آئینی حقوق دینے کا کوئی اشارہ نہیں دیا. لیکن اس دفعہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں ان سے ملاقات جب ہو گئی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ, تو انہوں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کہنے کے بعد گلگت بلتستان کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کیا. کیا پیپلز پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی اب بھی اشاروں پہ چل رہے ہیں, جبکہ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہاں پہ اس کی جو ہے. سر تھینک یو. ایک تو آپ غلط ہو اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے جلسے میں جب میں یہاں تھا پہلے حق حکمیت کی بات کی, میں نے حق حکمیت اور حق ملکیت کا نعرہ تب اٹھایا. میں نے اپنے منشور میں 2018 کے منشور میں 2018 کے منشور میں اس صوبے کو آئینی صوبے بنانے کا وعدہ کیا. یہاں کے عوام کو نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ میں نمائندے بنانے کا وعدہ کر لیا تھا. وہ کسی میٹنگ سے پہلے کوئی میٹنگ نہیں ہوا تھا. اس وقت جو میٹنگ ہوا تھا اس میں باقی جماعتیں نے جو بھی کہا, میں نے مطالبہ کیا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو, گلگت بلتستان کے عوام گلگت بلتستان کے فیصلے لو. اس میٹنگ پہ میں نے اعتراض کیا کہ ایک بھی بندہ گلگت بلتستان سے تعلق بھی نہیں رکھتے, لیکن آپ سب فیصلے لے رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کہ ہم اب اس الیکشن پروسیس میں ہیں, باقی جماعتوں اگر اب وہ چینج کر رہے ہیں تو شاید وہ کسی کے کہنے پہ, لیکن میرے منشور آپ کے سامنے ہے, ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو بھی شیئر کر سکتا ہوں. میں نے پہلے بھی میرا منشور کا بھی حصہ بھی میرا تو تسلسل ہے. باقی جماعتوں نے اگر نیشنل سیکیورٹی والوں نے میرے پیج پہ آ چکے ہیں تو مجھے اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو جلسے عام میں بھی کہا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ سارے کی ساری جماعتیں جیالوں کے پیج پہ آ چکے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام کے پیج پہ آ چکے ہیں, مگر جمہوری طریقہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دو.
اور افسوس کے ساتھ کہ یہ جو پارٹیاں یو ٹرن کر کے اپنے پالیسیز چینج کر کے اس الیکشنز میں چل رہے ہیں، ان پہ کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا ان کی انٹیگریٹی. جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا، یہ سوال ان سب سے پوچھا جائے گا اگر دھاندلی کے نتیجے میں ان کو جتوایا جاتا ہے. مگر جب پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیتتی ہے، ہمارا منشور کے نتیجے میں جیتا ہے، تو نہ ہمارا صبح کا جدوجہد متنازع ہوگا، نہ یہ الیکشنز متنازع ہوگا، اور ہم اپنا مینڈیٹ، چاہے وہ حق حکمیت ہو، حق ملکیت ہو، حق روزگار ہو، اس کے میرے پاس وہ مینڈیٹ ہوگا کہ میں ان پہ ڈیلیور کروں. بلاول صاحب سوال یہ ہے کہ مریم نواز کے ساتھ ایک منٹ مریم آپ کے پیچھے چیئرمین صاحب میں مہمان پشاور سے آیا ہوں. اچھا میرے دو مہمان ہم بھی ہیں لاہور سے، سارے ہی مہمان ہیں یار، سب نے جانا ہے. دو کوشچن ہیں. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جن لوگوں نے، جن افراد نے، جن اداروں نے سلیکٹ اس حکومت کو سلیکٹ کیا تھا، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ایک. دوسری بات یہ کہ یہاں پر گلگت بلتستان کی جو صوبائی حیثیت دینے کی کوشش کے وعدے کیے جا رہے ہیں، تو مئی 2018 کو بھی خیبر پختونخوا میں ایک خطہ تھا، اس کو ضبط کر دیا گیا. مگر میں وہاں سے آیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ اب پریشان ہیں. مجھ جیسے سیاسی کارکن جس نے 30-35 سال کے لیے مرگر کے لیے آواز اٹھایا تھا، قانون کی حکمرانی کے لیے آواز اٹھایا تھا، وہ بھی اب حکومت سے مایوس ہے. تو کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر بھی وہی گیم کھیلا جا رہا ہے؟ بالکل صحیح. آپ کا پہلا سوال کے لیے میرا پیغام صاف ہے اور شفاف ہے. میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کیا جائے اور ساری قوتیں گلگت بلتستان کے عوام کو ٹرسٹ کرے، اعتماد کرے. گلگت بلتستان کے عوام ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ اپنے حکمران کے فیصلے کرے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ جب حکمران کے فیصلے کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتے ہیں. تو برے مہربانی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گلگت بلتستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دو. فاتح کا سوال آپ کا بہت ہی صحیح سوال ہے. یہ بھی کروایا گیا پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے الیکشنز. فاتح میں زبردستی جلد بازی میں قانون سازی کی گئی لوگ ان الیکشن سے پہلے. اور افسوس کے ساتھ ہم بھی وہ جماعت ہیں جو اس فاتح کی جو انٹیگریشن ہے اس کے لیے کب سے جدوجہد کر رہے ہیں. بی بی شہید کا کیس کورٹ پہ گیا تھا، سپریم کورٹ پہ کی تھی اس بات پہ. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فاتح پختونخوا میں ضم نہیں ہوا، پختونخوا فاتح میں ضم ہو چکا ہے. اور وہ جو پورا پروسیس، وہ جو قانون ہے، اب وہ پورا پختونخوا میں لاگی ہے. ہم یاد کرتے ہیں اب کل ہی جسٹس وقار فرام دی پشاور ہائی کورٹ فوت ہو چکا کورونا کی وجہ سے، بڑا لاس ہے. اس کا ہی فیصلہ تھا جس نے اس قانون کو اس کے خلاف کیا تھا. اور یہ اس نظام کے خلاف، جیسے پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو ایف سی آر اور راجگیری نظام سے نجات دلائی تھی، ہمیں پختونخوا کو اس نظام سے نجات دلانا چاہیے. اور اگر ہم نے وہ صوبہ کا بنا کے یہاں کے حقوق دلوانا ہے اور صوبہ کے نام سے یہاں سے حقوق سلب نہیں کرنا ہے، تو ایک طریقہ ہے پیپلز پارٹی کا حکومت ہو. ہم حقوق لینے بھی جانتے ہیں اور ان کا تحفظ کرنے بھی جانتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی حقوق کے نام پہ آپ کے حقوق چھینتے، پی ٹی آئی حقوق کے نام پہ آپ کے حقوق چھینتے ہیں، جیسے فاتح کے ساتھ کیا تھا. اور اب 100% درست کہہ رہے ہیں. میرا یہی خدشات ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ کا نام کو تو کہیں گے، مگر یہاں کا جو گندم سبسڈی ہے، یہاں کا جو تیل سبسڈی ہے، یہاں کا جو اسپیشل ٹیکس اسٹیٹس ہے، یہ خدا نخواستہ ان سے نہ چھینا جائے. بلاول صاحب سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب سوال یہ ہے کہ عورت کو جرنلسٹ کو اگر آپ کی حکومت یہاں پہ گلگت بلتستان میں بنتی ہے تو یہاں پہ کیا مہنگائی کا خاتمہ ہوگا؟ 10 روپے کا ملے گا؟ کیونکہ وفاق میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. نہیں، I agree with you. وفاق میں دوسرا کوشچن بھی ہے میرا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پچھلے جب آپ کا دورہ تھا تو آپ
आपने उसी का ऐलान किया था, तो अभी तक उससे कोई अमल दरामद भी नहीं। बिल्कुल सही। ओके, जहाँ तक महंगाई की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि महंगाई जो बहरान पूरा मुल्क में है, गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पे है, कसूरवार जो PTI है, वफाकी हुकूमत है। आपने ये फैसला करना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या हम वो हुकूमत चाहते हैं जो महंगाई के वक्त हमारे साथ देंगे, या इस महंगाई के दौरान हमें लावारिस छोड़ेंगे। मैं तो ओवरऑल महंगाई पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं ये वादा कर सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो PP की हुकूमत होगी, वो हुकूमत यहाँ के अवाम को उस महंगाई के दौरान, बेरोजगारी के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि जब हम हुकूमत में होते हैं, जैसे हम जब पिछले दौर में हुकूमत में थे, तभी महंगाई था, दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, 2 सैलाब आए थे, हर दूसरा दिन दहशतगर्दी का वाकया था, लेकिन इस महंगाई के दौरान हमने अवाम को लावारिस इस तरीके से नहीं छोड़ा कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो जिससे गरीब तरीन औरतों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिले, या हमने जैसे पेंशनर्स का पेंशन में 100% इजाफा किया, तनख्वाह में 150% इजाफा किया, फौज की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। सो उस महंगाई के दौरान वो अपना ख्याल रख सकते थे। आज भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने तनख्वाह में इजाफा किया, जिसने पेंशन में इजाफा किया। तो हम अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, महंगाई तो PTI की वजह से है, गुर्बत PTI की वजह से है, लेकिन मैं यहाँ आपको लावारिस नहीं छोड़ूंगा, पेंशनर्स का पेंशन में इजाफा करूंगा, तनख्वाह में इजाफा करूंगा और गरीब दोस्त पॉलिसीज लेकर आऊंगा। जब मेरा हक मलकियत का वादा, हक रोजगार के वादा पे मैं कायम हूँ। जब हम हक मलकियत दिलवाएंगे तो इकोनॉमिक बूम भी आएगा। जब हक रोजगार का वादा होगा तो रोजगार के साथ इंसाफ होगा, यहाँ के अवाम को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से हम मिलके महंगाई का मुकाबला करेंगे और इमरान की तरह यहाँ के अवाम को इस महंगाई के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेंगे। बिलावल साहब, सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा, जी ठीक है। बिलावल साहब, सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ आपकी मुलाकात हुई, क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने जा रही है? और दूसरा, हल्का वन में रेफरेंडम में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी शामिल है, इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा से कोई बात हुई है? अगर नहीं हुई तो क्या बात होगी इस हवाले से भी? नहीं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अपनी पावर और अपनी जोर पे ये इलेक्शंस लड़ रही हैं, जो और इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे और हम हुकूमत भी बनाएंगे। जहां तक ये रेफरेंडम की बात है, मैंने अपना शुरुआत में भी इस पे तनकीद किया था और मेरा समझ से भी बात है कि क्यों यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ये नहीं समझते हैं कि सेक्रेटेरियन की ये सियासत बहुत ही खतरनाक है। ये सेक्रेटेरियन ग्राउंड्स पे जो रेफरेंडम हुआ है, ये बहुत ही गलत कदम है। जिस मुश्किलात से यहाँ हमने अमन कायम किया था, और उसके साथ एक इलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए मेरा अमजद एडवोकेट को टारगेट करने के लिए आप इस अमन के साथ क्यों खेल रहे हो? यहाँ के अवाम की ये मजाक की चीज नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि गलत खत्म हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मैं नॉर्मल से लेके आप पूरा का पूरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी घुमा हूँ। जो जज्बे के साथ यहाँ के अवाम सियासी प्रोसेस में इंगेज है, वो इस किस्म के खेल में नहीं आएंगे। वो तीर के साथ देंगे, हमें मुंतखब भी करवाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देने के लिए। जिन खदशात का इराद लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपने किया है, इन्हीं खदशात का हवा जो है वो मरीम नवाज ने भी किया था। तो क्या अगर इलेक्शन डे के ऊपर भी ऐसी सूरत की होती है, ड्रोन दानगी होती है, क्या आप और नून लीग इसके हवाले से कोई एक वाज़ेह इhtजाजी तहरीक लॉन्च करेंगे? दूसरा सर, सभी सूबे की बात कर रहे हैं, आपने भी सूबे की बात कर दी, बाकियों ने भी आगे सूबे की बात कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नेचुरली ये डिमांड रखते हैं, लेकिन इसी का एक हिस्सा कश्मीर भी है।
तो कश्मीर के लोग जो हैं इस इशू के ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को आप कैसे डील करेंगे? ओके, आपका पहले सवाल क्या था? पहले जॉइंट कोई मूवमेंट, हाँ, ये तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं तो यहाँ के अवाम नहीं बर्दाश्त करेगी। हाँ, सारे के सारे जो यहाँ के अवाम हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डाला है, जिन्होंने हम सबको यहाँ इतना देर से भुगता है, वो किसी को अपना वोट नहीं चोरी करने देंगे। और अगर चोरी किया जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, बहुत ही सख्त रिएक्शन होगा। आपका दूसरा सवाल बहुत ही अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर के अवाम अपने हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे होंगे, वो भी चाह रहे होंगे कि जो यहाँ के अवाम 70 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी अपने जद्दोजहद में कामयाब हो। मैं समझता हूँ इसका हल भी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करवा सकती है। पीपल्स पार्टी में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री कमीशन जनूबी पंजाब सूबा में बनाया था, हमने सारे कंट्रोवर्सी से इंगेज करके कंसेंसस बनाया था और बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया था। उसी तरीके से हम तजवीज़ करेंगे कि हम पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएंगे और जो भी मुतनाज़ा इश्यूज होंगे हम सारे के साथ इंगेज कर से कंसेंसस बना के डिलीवर भी करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नदीम कौन है? जी नदीम भाई। मेरा आखिरी सवाल है और सवाल इसका है कि आप मरियम नवाज साहिबा की 1-to-1 मुलाकात हो गई, उसके बाद उसका फौरन एक बयान सामने आ जाता है कि हम इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपने कोई मीटिंग वगैरह? देखो, जो हमारा अगर हमारा बिल्कुल 1-to-1 बयान 1-to-1 मुलाकात हुआ और अगर हम चाहते कि वो 1-to-1 मुलाकात में जो बात हुआ वो आपके सामने होता तो 1-to-1 मुलाकात नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते। तो मैं उसी बात पे